दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम मैंने आपको जो पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको कुली के बारे में समझाया था। यानी कुली जो प्रथा थी, यहाँ पे जो कुप्रथा थी उसके बारे में बताया था। उसमें थोड़े से फैक्ट आप लोगों के बचे हैं, वो हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो कुली वाला चैप्टर है, यानी कुली बेगार, कुली बर्दाश्त, ये सब चीज़ें हैं, ये आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है। देखिए, बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे, सर कुली मतलब ये कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त, ये सब कुली क्या है, मतलब ये एक ही चीज़ है, क्या होता है, ये सब पूछ रहे थे। ठीक है। आप ये मान के चलिए, मतलब ये कोई उत्तराखंड के इतिहास में ही नहीं है, ऑल इंडिया के इतिहास में पहले से ही ये बेगारी की प्रथा चली आ रही। ठीक है। आप लोगों ने शायद एंशियंट हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एक विष्टि नामक शब्द का यूज होता था जो बेगारी के लिए यूज होता था। क्या? विष्टि। ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि उत्तराखंड में भी बेगारी की प्रथा बहुत ज़्यादा पहले से ही थी। और जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों के आने से ये प्रथा और ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि हुआ क्या, जब अंग्रेज अधिकारी यहाँ आते थे, किसी भी ग्रामीण इलाके में जाते थे या कुछ वहाँ उनको काम करना होता था, तो अंग्रेज अधिकारी अगर किसी पर्टिकुलर इलाके में जाएगा तो पूरा अपना स्टाफ लेके जाता था और कार्यालय की सामग्री वगैरह भी साथ में जाती थी। तो उस चीज़ को उठाने के लिए उनको व्यक्ति की ज़रूरत होती थी कि आखिर ये सामान कौन उठाएगा, अर्थात कुलियों की ज़रूरत होती थी। ठीक है। तो कुली मिलना इतना आसान तो था ही नहीं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जिस गांव में भी सर्वे होता था या जिस गांव में काम होता था, जिस ग्रामीण इलाके में, उस गांव को क्या जिम्मा दे दिया गया कि कुलियों की व्यवस्था करने की। और ये पटवारी वगैरह, जो मालगुजारी वगैरह, मालगुजार वगैरह, ये लोग कुलियों की व्यवस्था करते थे। इसके लिए एक रजिस्टर बनाया जाता था। उस रजिस्टर में उस गाँव के संपूर्ण व्यक्तियों का नाम वगैरह दर्ज होता था, ग्रामीण परिवारों का उसमें क्या होता था, रिकॉर्ड रखा जाता था। और उसी में से इन लोगों को कुलियों की व्यवस्था करनी होती थी। ठीक है। यानी एक बहुत पहले की ये प्रथा चली आ रही थी और इसमें लगभग कोई नहीं बचा। आप ये मान के चलिए कि लगभग हर कोई इसमें क्या होता था, कुली बनाया जाता था। और कुछ ही परिवार ऐसे थे, जैसे स्टार्टिंग में जब कुली आंदोलन चला था, मतलब कुलियों से संबंधित जो कॉन्सेप्ट था, वो निम्न जाति के जो सामाजिक और आपका जातीय रूप से निम्न माने गए थे, उनको कुली बेगारी करनी पड़ती थी। लेकिन बाद में क्या होता कि ये ब्राह्मणों तक या ऊपर के वर्गों तक भी ये चीज़ें पहुँचने लग गई थी। ठीक है। आप ये मान के चलिए, टिहरी रियासत, इवन टिहरी रियासत में भी सभी लोगों को क्या बनाया गया था, कुली बनाया गया था। बस वही लोग बचे थे जो टिहरी महाराज के कुछ खास थे या टिहरी राज परिवार से उनका संबंध था। बाकी हर वर्ग, चाहे स्त्रियां हो, कुछ मामलों में छूट थी, जैसे विधवा वगैरह, छोटे बच्चे, बूढ़े वगैरह, इनको कुछ छूट थी, वरना नॉर्मल इंसान के लिए आप मान के चलिए हर किसी को बेगारी देनी पड़ती थी। ठीक है। इस टाइप का क्या आया था, कॉन्सेप्ट चला था। अब जैसे इसमें देखिए, मुख्यतः जो लोग शामिल होते थे वो कृषक लोग शामिल होते थे। यानी कुली से संबंधित जो मुख्यतः लोग संबंधित थे वो कौन थे, कृषक लोग थे। ठीक है। कुली प्रथा से सबसे ज़्यादा संबंधित कौन थे, कृषक लोग थे। और चाहे स्त्रियां हो, कोई भी हो, इसमें सब हर कोई इसमें क्या थे, सम्मिलित हुआ करते थे। इसी दौरान देखिए, इन लोगों ने सैनिकों तक को भी नहीं छोड़ा। यानी जो सैनिक वर्ग होता था उसको भी कुली का काम दिया जाता था, उसको भी इन लोगों ने सम्मिलित कर दिया। लेकिन इसमें एक खास बटालियन थी जिसका नाम था 39वीं गढ़वाल राइफल। ठीक है। यानी 39वीं गढ़वाल राइफल के लोगों को क्या थी, छूट थी। 39वीं गढ़वाल राइफल के सैनिक। ठीक है। इनके जो सैनिक थे 39वीं गढ़वाल राइफल के, इन लोगों से कुली को, मतलब कुली बेगारी से इनको छूट दी थी। अगर आपसे पूछता है किस बटालियन या किस राइफल के सैनिकों को कुली प्रथा से छूट दी गई थी, वो 39वीं गढ़वाल राइफल के सैनिकों को छूट दी गई थी। ठीक है। बाकी ये मान के चलिए हर कोई इसमें क्या था, सम्मिलित था। अब देखिए, जब ये कुली मिलना टफ हो गया, अब कुली जैसे कुछ व्यवस्थाएं भी थी, जैसे जो समाज के प्रतिष्ठित लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, वो क्या करते थे, जैसे उनका नंबर आता था बेगारी देने का, वो अपने बदले किसी और को भेज सकते थे। अब कुछ पैसा वैसा दे के दूसरे को भेज दिया, ये प्रथा भी चली आ रही थी। ठीक है। अब जब सब इतना घटनाक्रम होता है तो मेन जो कॉन्सेप्ट आता है वो आज के टॉपिक का, वो है कुली एजेंसियों को लेकर। ठीक है। यानी हमने आज क्या पढ़ना है, कुली एजेंसी। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, उत्तराखंड में कुली एजेंसियां। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है, कुली एजेंसी में मेन चीज ये होता क्या था, आखिर ये क्यों सामने आया, इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया, इसके बारे में हमने पढ़ना कि कुली एजेंसी होती क्या थी। देखिए, जैसे यहाँ पे बेगारी की प्रथा थी, यानी आपको क्या करना होता था, बेगारी देनी पड़ती थी, यानी श्रम देना पड़ता था बिना किसी पैसे के, बिना किसी उसके बदले। ठीक है। आपको मुफ्त में काम करना होता था, वो एक प्रथा बेगारी कहलाई थी। इसमें मैंने आपको 3 बताया था, एक तो कुली उतार था,
एक कुली आपका बेगार था, एक कुली बर्दायस था। कुली उतार में क्या होता था, कुलियों की व्यवस्था करनी होती थी ग्रामीणों को अंग्रेजों का सामान उठाने के लिए। कुली दूसरा जो बेगार था उसमें क्या होता था, अंग्रेजों का सामान उठाना होता था, उनके कर्मचारियों का सामान उठाना होता था, उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलेगा। और कुली बर्दायस में क्या होता था, मैंने बताया था कि राशन आपको अंग्रेजों को देना होता था। ठीक है, ये तीनों चीज़ें थी। अब देखिए कुली एजेंसियों का एक कॉन्सेप्ट सामने आया और इस कॉन्सेप्ट को जो सबसे प्रथम विचार आया इस कुली एजेंसी का, वो किसका आया, आपका कुली निर्माण का, मतलब जो सबसे पहले आया वो गिरजादत्त नैथानी। ठीक है, गिरजादत्त नैथानी जी ने कुली एजेंसी का सर्वप्रथम विचार दिया। अभी बताता हूँ ये होता क्या था। ठीक है, गिरजादत्त नैथानी। ठीक है, गिरजादत्त नैथानी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कुली के बारे में सबसे पहले, कुली एजेंसी के बारे में सर्वप्रथम मतलब क्या दिया, विचार दिया। और इन्हीं के साथ एक व्यक्ति थे, उनका नाम था तारादत्त गैरोला। इनका भी बहुत बड़ा क्या था, सर्वाधिक योगदान कुली एजेंसी को लेकर था। ठीक है, तारादत्त गैरोला। ठीक है, इनका भी क्या था, तारादत्त गैरोला का भी बहुत बड़ा योगदान इसको लेकर था। अब देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुली एजेंसियां होती क्या हैं। अगर जब आप ऐसे कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देखो कुली मिलना आसान नहीं था, ये मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूँ। तो इन लोगों ने एक व्यवस्था की। देखिए जैसे हर किसी का नंबर आना था कुली बेगारी के लिए, जैसे किसी एक परिवार का, फिर इस व्यक्ति का, कुछ ऐसा सिस्टम होता होगा। तो उसमें क्या होता था, जैसे जिस परिवार का या जिस व्यक्ति का नंबर आता था, वो अगर बेगारी नहीं देना चाहता था उसके बदले वो कुछ फंड दे सकता था। क्या, फंड। ठीक है, यानी जैसे पर्टिकुलर कोई व्यक्ति एक्स है, इसकी बेगारी का नंबर आया और इसने कहा कि मुझे बेगारी नहीं करनी है। कोई उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है, कोई उच्च जाति का हो सकता है, कि जो सामाजिक स्थिति जिसकी अच्छी हो उसका हो सकता है, लेकिन ये बेगारी नहीं देना चाहता। तो ये क्या करेगा, कुछ फंड देगा और वो फंड किस में जमा होगा, इस कुली एजेंसी के पास उस फंड को जमा किया जाएगा। ठीक है, इस फंड को इस कुली एजेंसी के पास जमा किया जाएगा। अब इस पैसे का क्या होगा, इस पैसे से परमानेंट कुलियों की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, क्या की जाएगी, परमानेंट कुलियों की व्यवस्था। यानी कुली एजेंसी क्या करती थी, परमानेंट कुलियों की व्यवस्था कर सकती थी और उस कुली को क्या कर सकती थी, अपना मतलब काम पे लगा सकती थी। यानी ऐसा नहीं कि आज इसका नंबर जो नहीं देना चाहता था बेकारी, वो उसको फंड दे देगा। इन लोगों ने एक फंड बना रखा था और इस फंड के द्वारा, इस कुली एजेंसी के द्वारा परमानेंटली स्थायी कुलियों की क्या की जाती थी, व्यवस्था की जाती थी। तो एक प्रकार से कुलियों और सरकार के बीच एक प्रकार का क्या था, तालमेल बैठाने का इस एजेंसी ने कार्य किया। ठीक है, और सरकार ने भी इसको क्या किया, थोड़ा बहुत समर्थन, अच्छा खासा मात्रा में समर्थन दिया, क्योंकि सरकार को तो क्या मतलब था, ओवरऑल कुली मिलने से मतलब था। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ आपको वो आपके समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब देखिए जब ये सब चीज़ें होती है तो सबसे पहले कुली एजेंसी का जो विचार आता है, जो प्रारंभिक रूप से सबसे पहले वो पौड़ी गढ़वाल में स्थापित होता है। और एक फर्स्ट जो कुली एजेंसी थी उसका नाम था द्वारीखाल में, मतलब द्वारीखाल एक जगह पड़ती है पौड़ी गढ़वाल में, वहाँ पे सबसे पहले प्राथमिक रूप से कुली एजेंसी का क्या किया गया, प्रारंभिक रूप से निर्माण किया गया। कहाँ, द्वारी खाल। ठीक है, इस द्वारीखाल नामक जगह में सबसे पहले कुली एजेंसी का एक प्रयोग किया गया, एक कुली एजेंसी बनाई गई। ठीक है, तो द्वारीखाल कहाँ पड़ता है, पौड़ी में। और ये क्यों फेमस हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था यहाँ पे, सबसे पहले कुली एजेंसी बनी थी। ठीक है, सबसे पहले कुली एजेंसी इसी जगह पे क्या किया गया था, उसका प्रयोग किया गया था, द्वारीखाल में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में एक जगह अपने आप में पड़ती है। तो जब ये बना, इसके बाद पौड़ी के अलग अलग तहसीलों में क्या किया गया था, मतलब आप ये मान के चलिए कुली एजेंसी सबसे पहले गढ़वाल जिले में बनी थी। ठीक है, गढ़वाल जिला होता था अपने आप में, वहाँ सबसे पहले कुली एजेंसी बनी थी। और उसी के तहत जो कुली एजेंसी एक द्वारीखाल नामक जगह पड़ती है, एक पट्टी पड़ती, तहसील पड़ती है, यहाँ सबसे पहले क्या बनाया था, कुली एजेंसी का निर्माण किया गया था। ठीक, अब देखिए जब ये सब घटनाक्रम हो रहा था, उसके बाद जो अगली बनी थी, अगली मतलब आप कुली एजेंसी थी, वो एक जगह था, उसका नाम था असवाल शिव। ठीक है, असवाल शिव नामक जगह थी, वो भी पौड़ी गढ़वाल में क्या पड़ती थी, असवाल शिव। ठीक है, इस जगह पे असवाल शिव पट्टी या असवाल शिव तहसील जो भी कहते हैं, इस पट्टी पे क्या होता है, दोबारा कुली एजेंसियों का निर्माण किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे पौड़ी गढ़वाल के अलग अलग तहसीलों में 10, 15, 20 तहसीलों में क्या किया गया था, मतलब बहुत सी तहसीलों में कुली एजेंसियों का निर्माण किया जाने लगा। तो इसी दौरान एक अंग्रेज कमिश्नर होते हैं, अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर होते हैं, जिसका नाम था स्टोवेल। ठीक है, इस अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर जिसका नाम था स्टोवेल,
इसने भी इन कुली एजेंसी को क्या किया था, समर्थन दिया था, क्योंकि सरकार को फाइनली क्या चाहिए था, ये स्टोवेल डिप्टी कमिश्नर था, ठीक है, सरकार को क्या चाहिए था, फाइनली एक कुली चाहिए थे, और ये कुली एजेंसी उनकी व्यवस्था करती थी परमानेंट रूप से, ठीक है। किसने किया था, वो स्टोवेल ने। ये कौन था, अपने आप में एक डिप्टी कमिश्नर हुआ करता था, ठीक है। तो इसके द्वारा इसको प्रोत्साहित किया गया। तो ये सब घटना चक्र 1910, 1907, 1908 ईस्वी के आसपास ये सब हो रहा था, ठीक है। आपसे कोई इसका पर्टिकुलर ईयर नहीं पूछने आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, कुली एजेंसी ने, मैंने बताया कि अपने आप में एक फंड की भी मतलब क्या की थी, स्थापना की थी। तो जो कुली एजेंसी का नाम था, उसका जो कुली एजेंसी का इन लोगों ने नाम रखा, वो क्या रखा, ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेशन, ठीक है। इसको याद रखना, इन जो कुली एजेंसियों का जो ये कुली एजेंसियां थी, इनको कुछ नाम दिया गया था, क्योंकि अलग अलग गढ़वाल के अलग अलग जगह कुली एजेंसियां खुली, अलग अलग पट्टियों में खुली। और आप ये मान के चलिए, इन कुली एजेंसियों की स्थापना का सरकार ने इसलिए समर्थन किया, ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि ये जन आक्रोश को कम करने का एक माध्यम था। उनको कुलियों की जरूरत थी, और एजेंसी के माध्यम से परमानेंट कुली मिल जा रहे थे, तो अपने आप का जन आक्रोश क्या होता, कम हो रहा था, ठीक है। तो कुली एजेंसियों को जो नाम दिया गया था, इन एजेंसियों का जो नाम था, वो था ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेशन, ठीक है। क्या था, ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव एसोसिएशन, ठीक। यानी ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन, इस कुली एजेंसियों को क्या दिया गया था, नाम दिया गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कर देना, ये आपके एग्जाम में क्या पता पूछ सकता है इस बार, कि जो कुली एजेंसियां थी वो किस नाम से जानी गई, ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन, ठीक है। क्या दी गई, ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। देखिए, ये जो कुली एजेंसियां थी, स्टार्टिंग में तो सीमित मात्रा में थी, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा होती गई, ठीक है। तो जब ज़्यादा होगी, तो इन कुली एजेंसियों को एक केंद्रीय समिति के अंदर रखा गया, जिसका अध्यक्ष जो होता था गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर होता था, ठीक है। यानी जो कुली एजेंसियां थी, वो एक केंद्रीय समिति के नियंत्रण में आ गई, ठीक है, केंद्रीय समिति के नियंत्रण में, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष होता था, इसका केंद्रीय समिति का, वो गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर होता था, ठीक है। यानी गढ़वाल में जो भी मतलब कुली एजेंसियां स्थापित होती है, केंद्रीय समिति के अंदर आ गई, और उसका अध्यक्ष जो होता था गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर होता था, ठीक है। और क्यों ये एजेंसियां बनी थी, मैंने आपको बता दिया, कि जन आक्रोश को कम करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, इन कुली एजेंसियां, मेनली तो मैंने ये कुली एजेंसी बढ़ा दी है। अब हम देखते हैं उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन के कारण क्या थे, ठीक है। आप हेडिंग डाल लीजिए, उत्तराखंड में कुली आंदोलन के कारण, ठीक है, कुली बेगार आंदोलन के कारण क्या थे, ठीक है, आंदोलन के कारण। आखिर क्या कॉज था इसमें कि उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसको समर्थन मिला, ठीक है। पहली घटना मान के चले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था 1885 1885 में, उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा क्या मिला, समर्थन। तो पहला लिख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना, ठीक है। अब क्यों हुआ इसमें, क्योंकि देखिए कि उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन था, ये एक बड़ी संस्था थी पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, उत्तराखंड के भी यहाँ से सदस्य संस्था से जुड़े हुए थे। बाद में कांग्रेस की स्थापना भी उत्तराखंड में हुई थी। तो राष्ट्र के नेताओं को यहाँ की कुली समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया था। राष्ट्र के नेताओं से इस प्रथा के खिलाफ इनको समर्थन मिला था कि यहाँ से इसको रिमूव किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेताओं को बैक सपोर्ट मिल गया राष्ट्रीय नेतृत्व से, ठीक है। तो आंदोलन को क्या मिला, सपोर्ट मिला, पहली घटना, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, कुमाऊं परिषद। दूसरा, कुमाऊं परिषद के कार्य, ठीक है। अब कुमाऊं परिषद की स्थापना मैंने आपको बढ़ा रखा है, सब बढ़ा रखा है। इसके जो कार्य थे उस टाइम पे सबसे बड़ी संस्था उत्तराखंड में यही थी जो कि कुली बेगार आंदोलन के खिलाफ काम कर रही थी, ठीक है। इसकी जो गतिविधियां थी, इसके जो अधिवेशन थे, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है। काशीपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में कुमाऊं परिषद का, उसमें कुली के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। तो कुमाऊं परिषद के जो कार्य थे उसने भी किसको समर्थन दिया, इस आंदोलन को बढ़ाने में समर्थन दिया। अगला, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र, क्या समाचार
पत्र, ठीक है। इनके द्वारा कुली पर कुप्रथा के बारे में क्या किया गया था, न्यूज छापी गई थी, पब्लिश किया गया था समाचार पत्रों में, और जनता को ये समझने का मौका मिला कि हाँ ये प्रथा कितनी खराब है। यानी समाचार पत्रों ने भी बहुत बड़ा इस आंदोलन को योगदान दिया था, चाहे अल्मोड़ा अखबार हो, समय विनोद हो, गढ़वाली हो, गढ़वाल समाचार हो, शक्ति समाचार हो, जो भी हैं, ठीक है, इन सब ने क्या किया था, इस आंदोलन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रांतीय और जो प्रांतीय स्तर पे था और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, ठीक है, प्रांतीय तथा गवर्नर जनरल की काउंसिल में बहुत से भारतीय सदस्यों को जाने का मौका मिला। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे, यानी गवर्नर की काउंसिल में पहुँचे सदस्य, तो उन्होंने गवर्नर और उसकी काउंसिल को इस कुली कुप्रथा के खिलाफ क्या किया था, अवगत कराया था। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस अवगत होने के बाद इस कुली के जो आंदोलन, यहाँ पे कुली प्रथा थी, उसके खिलाफ नरम रुख अपनाए थे, ठीक है। तो एक पॉइंट क्या हो सकता है, प्रांतीय तथा गवर्नर, ठीक है, गवर्नर की परिषद, ठीक है, परिषद को इंग्लिश में काउंसिल बोलते हैं, ठीक, परिषद। प्रांतीय तथा गवर्नर की जो परिषद थी, इसमें भारतीय सदस्यों को जाने का मौका मिला। इसमें जाने से क्या फायदा हुआ कि बहुत से भारतीय नेता थे, उन्होंने इस कुली कुप्रथा के बारे में इस गवर्नर और उसकी परिषद को अवगत कराया, तो इनका थोड़ा बहुत इसको क्या मिला था, समर्थन मिला था आंदोलन को, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा का भी प्रचार प्रसार उस दौरान हो रहा था। अत्यधिक जितनी आप जानते हैं कि जितनी ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे, जितनी शिक्षा का प्रसार होगा, उतना क्या होगा, बेटर यहाँ पे होगा। यानी लोग शिक्षित होंगे तो उस कुप्रथा को एक्सेप्ट करने में, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो शिक्षा का भी अपने आप में क्या था, एक बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा एक घटना थी इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय, ठीक है, 1904 ईस्वी में, आपको बताता हूँ 1904 का, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या था, इलाहाबाद एचसी, ठीक है, IHC लिख दिया मैंने। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक निर्णय आया था, ये क्या था, अल्मोड़ा के जो खत्याड़ी ग्राम था, वहाँ 16 ग्रामीणों को तहसील में बुलाया गया था बेगारी देने के लिए, लेकिन उन ग्रामीणों द्वारा वहाँ आने से क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। जब वो ग्रामीणों ने बेगारी देने से मना की, तो उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट ने अर्थदंड लगा दिया, यानी एक प्रकार का पैसा उनसे वसूला गया। तो उन लोगों ने जब मजिस्ट्रेट की जो शिकायत थी, जब हाईकोर्ट पे मुद्दा पहुंचा, इलाहाबाद हाईकोर्ट पे, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय दिया कि इनके जो 16 ग्रामीण थे और इनके अर्थदंड को माफ किया गया। तो इससे क्या हुआ, उन पे एक हौसला उत्पन्न हुआ कि हाँ, हम इस कुप्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। जब इसका इस टाइप का जब इनको सपोर्ट मिला, तो आप ये मान के चलिए, तो इन मतलब ये चीज़ें क्या होनी थी, यहाँ से ख़त्म होनी थी, ठीक। इसके अलावा क्या पॉइंट हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड में लगातार आगमन, ठीक है। जैसे राष्ट्र के नेता आते रहते, चाहे मोतीलाल नेहरू का अल्मोड़ा आगमन हो, नेहरू जी का मसूरी देहरादून हो, गांधी जी का आगमन हो, इन लोगों से जब इन लोगों ने इस कुप्रथा के बारे में बात की, तो यहाँ पे एक राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। इस प्रथा के खिलाफ क्या हुई, लोगों ने आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड आगमन, ठीक है। इसी में अगला पॉइंट लिख लीजिए, राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड आगमन, ठीक है। अब आप ये पॉइंट समझ जाना कि इसके अंदर मैंने क्या चीज़ें बता रहा हूँ या क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकते हैं इसमें, जैसे पहले तो निम्न जाति के लोग थे, बाद में सवर्ण जातियों को भी इसमें शामिल किया गया कुली प्रथा में, कुली बेगारी में। तो सवर्ण जातियों ने इसका विरोध किया, तो एक बड़ा जनतंत्र इसमें क्या हो गया, शामिल हो गया, जो इसका विरोध कर रहा था। एक और पॉइंट लिख लीजिए, सवर्ण जातियों को भी बेगारी से, मतलब बेगारी में शामिल करना। और अंतिम पॉइंट, असहयोग आंदोलन। 1920 के दशक में असहयोग चल रहा था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ नहीं देना था। उस असहयोग आंदोलन के कारण भी क्या हुआ था, यहाँ पे अपने आप में इस कुली प्रथा के खिलाफ एक आवाज़, मतलब एक माहौल बना था कि हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है। अब जब सब चीज़ें आपने ये चीज़ें पढ़ी, इन चीज़ों को समझने के बाद कुछ बेसिक पॉइंट, कुछ की पॉइंट और हो सकते हैं इसके बारे में, वो लोग आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे एक पॉइंट है, कुली बेगार से जो संबंधित, मतलब काशीपुर अधिवेशन का तो मैंने आपको बता दिया, वो कब हुआ था, 1920 में कुमाऊं परिषद के अधिवेशन में इसके खिलाफ क्या उठाई गई थी, आवाज़ उठाई गई थी। बाकी आप ये मान के चलिए 1921 में मैंने बता दिया था, इस कुप्रथा के खिलाफ सरयू नदी पे के तट पे क्या डाली गई थी, फाइलें फेंक दी गई थी, जिसमें कुलियों का रजिस्टर होता था, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ था, 1920-21 यानी 22 तक संपूर्ण उत्तराखंड, सिर्फ टिहरी रियासत के इलाके को छोड़ के पूरे उत्तराखंड में इस कुप्रथा का क्या हो चुका था, समापन हो चुका था, ठीक है। यानी 1922 तक लगभग संपूर्ण उत्तराखंड से ये क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। लेकिन टिहरी रियासत के कुछ ही इलाके में क्या बचा था, एक कुप्रथा रही थी, ठीक है। यानी अपने आप में एक प्रकार का क्या हो गया, जन आंदोलन बन के रही है।
इसी दौरान शक्ति समाचार पत्र ने भी इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और फाइनली ये यहाँ पे से क्या हो गया, ये प्रथा समाप्त हो गई। ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको कुली एजेंसी वगैरह के बारे में कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। इसके बाद उत्तराखंड की जो क्लासेज हमारी आने वाली हैं वो अब हम वही पढ़ेंगे कि 1930 के बाद उत्तराखंड में क्या होता है, गांधी जी का आगमन, पेशावर कांड से लेके सल्ट गोली कांड, ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।